हेल की दुनिया से आए कुछ ऐसे खतरनाक और डार्क क्रिएचर्स जो इंसानों की आबादी को कम करने लगे थे। बचे हुए सर्वाइवर्स रात को बाहर नहीं निकलते और अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रहते थे, लेकिन उन क्रिएचर्स के सामने इतना काफी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब चारों तरफ हेल से आए मॉन्स्टर्स फैल चुके थे। इन सारे मॉन्स्टर्स की बनावट बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। किसी भी इंसानों ने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की चीजें पृथ्वी पर आकर इंसानों को खत्म करें। बड़ी बड़ी कंट्रीज और सिटीज एकदम से बंजर हो चुकी थी। लेकिन इन क्रिएचर से बचने की अच्छी बात ये होती है कि ये दिन के समय बाहर नहीं निकलते। इन्हें दिन में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता, तो सिर्फ रात के समय ये अपने शिकार ढूंढते हैं। अब इसी तरीके से हमें पॉल नाम का एक सर्वाइवर दिखाया जाता है। पॉल किसी भी तरीके से वहाँ सर्वाइव कर रहा था और अपने रिसोर्सेज जमा करता है आगे जीने के लिए। अब आगे चलकर पॉल जो खतरनाक चीजों को फेस करने वाला है उसे हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और इनफैक्ट खुद हम अपने आप को पॉल की जगह पर रखकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल के लिए पॉल जब वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो सायरन्स बजने लग जाते हैं। चारों तरफ क्रिएचर्स की ग्राउलिंग की आवाज आती है। भले ही वो हेल के क्रिएचर्स बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं मूवमेंट देखकर। पॉल बेचारा पूरे सिटी में अकेला बचा हुआ था। वो तो वहाँ से भागते हुए सीधा एक सेफ जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब पॉल को एक चैम्बर के नीचे दो बच्चे दिखाई दिए थे। ये दो बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और ऑब्वियस बात थी कि इनके पेरेंट्स अब नहीं रहे, तो इसीलिए ह्यूमैनिटी के नाते पॉल ने इन दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। यानी कि पॉल ने एक बहुत ही बड़ा काम किया होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और पॉल के वो दोनों बच्चे एकदम बड़े हो जाते हैं। उनके अंदर काफी अच्छी समझ आ चुकी थी और सर्वाइविंग स्किल्स भी पॉल ने उन्हें बचपन से सिखाई होती हैं। पॉल के एक बेटे का नाम जोसेफ होता है जो उसके साथ रिसोर्सेज ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में गया था। फिलहाल रात होने वाली होती है तो वो जल्द से जल्द घर में जाने के लिए बुला रहे होते हैं। जोसेफ तो चला गया, लेकिन दूसरा बेटा जिसका नाम थॉमस था वो अभी तक आया नहीं होता। पॉल लगातार उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि नाइट होने से पहले उन्हें बाहर रहना ही नहीं है। थॉमस तो नेबर्स के फार्म में गया था और तुरंत ही भागते हुए अपने फादर के पास आता है। आज उसे सच में बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। पॉल इस बात से गुस्सा होता है और थॉमस को उसने वार्निंग दे दी कि इसके आगे से अगर लेट होगा तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये एक फादर की इंस्टिंक्ट कह रही थी क्योंकि वो दोनों उसके भले ही सगे बेटे नहीं है, लेकिन इतने सालों तक अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करने के बाद एक फादर का बॉन्ड उनसे बन गया था। वो तीनों जल्द से जल्द घर में आकर हर एक खिड़की दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रात जैसे ही होगी वो क्रिएचर्स अपनी गुफा में से बाहर निकल जाएंगे और अगर जरा भी उन्हें खबर मिली कि वो यहाँ पर छुपे हुए हैं तो अंदर घुसने की वो कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ चलते हुए डिनर करने बैठ जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद ये मोमेंट उन तीनों के लिए सबसे बेस्ट लगता था। अब यहाँ खाना खाते समय जोसेफ बार बार अपने दूसरे भाई थॉमस को कहता है कि तुम नेबर्स के फार्म में सिर्फ एक ही रीजन से जाते हो, यानी कि उनकी बेटी रोज से मिलने के लिए। बात ये थी कि थॉमस नेबर की बेटी रोज से प्यार किया करता था और उससे ही मिलने के लिए वो हमेशा फार्म में जाता है। एक तरीके से जोसेफ थॉमस को चिढ़ाने लगा, पर थॉमस को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनके बीच काफी बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। पॉल बेचारा उन दोनों को अलग कराता है क्योंकि ये मोमेंट लड़ाई करने का नहीं है। अगर वो आवाज करेंगे तो बाहर मौजूद क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो सकते थे और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी, जैसे कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। पॉल और जोसेफ तुरंत ही उस जगह पर चले जाते हैं और दरवाजे को जोर से पकड़ लेते हैं। नाइट के समय बाहर क्रिएचर ही था जो आवाज सुनकर अंदर आने की कोशिश करता है। पॉल ने तो जोर से दरवाजा पकड़ लिया था। जोसेफ तो थॉमस को भी बोलता है कि तुम आकर मदद करो, लेकिन थॉमस कुछ बुक्स पर लिखते जा रहा था जैसे कि वो इन सारी चीजों की रिसर्च कर रहा है, या फिर हो सकता है कि थॉमस काम चोरी में सबसे बेस्ट हो। कुछ समय बाद क्रिएचर अंदर आने की कोशिश बंद कर देता है और वापस चला जाता है। अब थॉमस ने पॉल और जोसेफ के पूछने पर यह बताया कि वो इस क्रिएचर के मूवमेंट को अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। सबसे पहले उस क्रिएचर ने ये देखा कि अंदर कौन है, फिर बाद में वो अंदर आने का ट्राई भी कर रहा था, लेकिन जब उससे हुआ ही नहीं तो वो वापस चला गया। ऐसी बिहेवियर्स तो इंसानों में देखा जाता था जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पॉल ने भी इन चीजों को नोटिस किया और वो सोने चले जाते हैं। अब यहाँ कुछ ही देर के अंदर सुबह हो जाती है, जहाँ पर पॉल बाहर जाकर देख रहा था। उसने नोटिस किया कि दरवाजे के ऊपर कई सारे नाखूनों के निशान हैं और ये उसी क्रिएचर के थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पॉल को इससे समझ में आ जाता है कि ये क्रिएचर्स कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब उनका पूरा रूटीन यही था कि दिन के समय वो जितनी रिसोर्सेस हो सके उतनी जमा करे। पॉल बाहर की तरफ काम करने चला गया और थॉमस उसकी अच्छी खासी मदद कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि जोसेफ तब से घर से बाहर ही नहीं निकला। आखिर वो घर में जाकर क्या कर रहा है, यही चेक करने के लिए पॉल अंदर चला गया। पॉल ने ये देखा कि जोसेफ गराज के अंदर कुछ तो बना रहा है।
पूछने पर पता चलता है कि जोसेफ एक बग्गी बना रहा है जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बैठ कर जा सके। जोसेफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो इतनी डर की जिंदगी गुजार कर एक ही जगह पर रहे। उसके हिसाब से उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए और अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए और उसी की ट्रेवलिंग के लिए वो ये बग्गी बना रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। जोसेफ ने मेहनत से काफी अच्छा काम तो किया होता है, लेकिन अभी ये बग्गी चलने लायक नहीं है। पॉल भी इन चीजों को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था क्योंकि उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका है। पॉल भी एक मैकेनिक था, इसीलिए वो उस बग्गी को अच्छी तरीके से चेक करता है कि वहाँ पर गलती किस जगह पर हुई है। कुछ खराब हुई चीजों को ठीक करने के बाद कई घंटों तक पॉल भी अब उसकी मदद करता है और अब मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यानी वो बग्गी पूरी तरीके से बन गई थी और अच्छी तरीके से चलने भी लगी होती है। पॉल तो अब अपने दोनों बेटों को बिठाकर उस बग्गी को अच्छी तरीके से चलाना सिखाता है। थोड़ी देर तक ये सारी चीजें करने के बाद जोसेफ को अच्छी खासी ड्राइविंग आ गई थी, यानी वो पूरी तरीके से रेडी है अलग अलग जगहों पर जाने के लिए। पॉल ने अब अपने दोनों बेटों को यह आदेश दिया कि तुम रिवर साइड पर जाकर जल्द से जल्द कुछ रिसोर्सेज जमा करके लाओ और ये बात प्रॉपरली मेंशन की कि शाम होने से पहले तुम्हें लौटना है। थॉमस तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया क्योंकि उसके फादर ने प्रॉमिस किया था कि उसे फार्म लेकर जाएंगे, यानी कि वही फार्म जहाँ पर नेबर की बेटी रोज रहती है। पर पॉल थॉमस को समझाने लगा कि उससे ज्यादा जरूरी अभी रिसोर्सेज जमा करना है, हमारे पास पहले से ही सामान कम है। पर देखने से लग रहा था कि थॉमस बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, उसे तो अपने प्यार के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था और इस तरीके के खतरनाक सिचुएशन में किसी से प्यार करना या फिर टाइम पास करना बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकता है। फिलहाल अब यहाँ पॉल के समझाने के बाद थॉमस सीधा बग्गी में बैठ गया और जोसेफ के साथ रिवर साइड पर जाने लगा। जोसेफ बात तो कर रहा होता है लेकिन थॉमस अभी भी गुस्सा था। जोसेफ समझ गया कि इसे क्या चाहिए तो वो अपनी बग्गी को फार्म की साइड पर जाने के लिए मोड़ देता है, जिससे थॉमस खुश हो गया। यानी कि जोसेफ भी अपने भाई की मदद कर रहा था अपने प्यार के पास जाने के लिए। फार्म आते ही थॉमस वहां से चला गया और सिर्फ जोसेफ इतना कहता है कि तुम रात होने से पहले वापस आ जाना। जोसेफ भी अब वहां से बताए गए रिवर साइड पर निकल पड़ा। यहाँ पॉल जब दरवाजे पर आता है तो उसने कई सारी लकड़ियां और लगा दी थी, ये इसीलिए ताकि दरवाजा मजबूत हो जाए। हो सकता है कि वो क्रिएचर वापस अंदर घुसने की कोशिश करे। अब इतनी मेहनत करने के बाद पॉल एक वाटरफॉल के पास चला जाता है और वहाँ आराम से बैठकर महसूस करता है। उसे अकेले रहना और शांति बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अब अचानक पॉल को उस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये गड्ढा बहुत ही अजीब होता है, जिससे कि वो पास जाकर भी देखने लगा। यहाँ जोसेफ रिवर के किनारे पहुंच चुका था अपनी बग्गी लेकर और उस जगह पर बड़ी सी अबैंडन्ड शिप मौजूद थी। जोसेफ को लगा कि शिप में कई सारी चीजें उसे मिल सकती हैं, तो वो अंदर जाकर सारी चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। जोसेफ ने अपने ऊपर कई सारे कपड़े लगाए थे क्योंकि ऐसी जगह पर चमगादड़ और कई सारे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। वो जब हर एक कंपार्टमेंट को चेक कर रहा था तो अंदर की तरफ कुछ तो हिल रहा होता है। जैसे ही जोसेफ ने उन चीजों को हटाया तो कई अमाउंट ऑफ कीड़े उनके ऊपर आने लगे थे। ये सब कीड़े उड़ रहे होते हैं और जोसेफ को काटने की कोशिश करते हैं, पर जोसेफ काफी इरिटेट हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर अगर ऐसे कीड़े हमला कर दें और भागने का कोई रास्ता ना हो तो सबसे असरदार चीज होती है इनसे बचने की, वो होती है आग। आग जलाकर इन कीड़े मकोड़ों को दूर भगाया जा सकता है। तो अगर जोसेफ वहाँ किसी भी तरीके से एक मशाल जला लेता तो वो इन कीड़े मकोड़ों से दूर रहता और कुछ रिसोर्सेज भी जमा कर पाता। पर जोसेफ बहुत ही ज्यादा डरपोक था, वो वहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है और अपनी बग्गी के पास आ जाता है। अब हमें सबसे चिल पर्सन को दिखाया गया, यानी थॉमस को। थॉमस तो फार्म में ही मौजूद था और हमें पता होता है कि किसके लिए गया है वो, यानी कि अपने बचपन के प्यार रोज के लिए। रोज के साथ थॉमस बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करने लगा। वो दोनों तो काम के अलावा और सारी चीजें कर रहे थे। रोज को भी देखने से लगता है कि वो थॉमस को पसंद करती है, लेकिन हंसते हंसते हुए अचानक वो काफी मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि ये क्रिएचर्स कभी खत्म होंगे कि नहीं। ऐसा रहेगा तो उन्हें इसी तरीके से चुप चुप के मिलना होगा एक दूसरे से। थॉमस तुरंत ही नोटिस करता है कि दिन ढलने वाला है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना होगा। थॉमस और रोज एक दूसरे को हग करते हैं और वो वहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाने लगा। पॉल जब अपने घर के पास आता है तो उसने नोटिस किया कि उसका कुत्ता बाहर है और जोसेफ और थॉमस अभी तक घर नहीं लौटे हैं। कुछ ही समय में रात हो जाएगी और अगर वो घर पर नहीं पहुंचे तो उन सभी पर क्रिएचर्स का हमला हो सकता था। जोसेफ भी अपनी बग्गी पर था जो आने का ट्राई कर रहा होता है। थॉमस भी अब लगातार भागते हुए फॉरेस्ट वाले एरिया पर पहुंचा जहां से दूसरी तरफ उसका घर होता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब थॉमस का पैर फिसलता है और वो एक गुफा में जाकर गिर जाता है। थॉमस को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जोसेफ तो अपनी बग्गी लेकर फार्म के पास भी आया होता है ताकि वो थॉमस को पिक कर ले और घर की तरफ जाए, लेकिन कई देर तक वेट करने के बावजूद भी थॉमस उसे नहीं मिलता। जोसेफ बेचारा एकदम परेशान हो गया और वो सीधा अपनी बग्गी को लेकर घर पहुंच जाता है। उसने अपने फादर पॉल को भी बताया कि थॉमस मुझे नहीं मिला। थॉमस उदास हो चुका था, इसीलिए जोसेफ ने उसे फार्म की तरफ छोड़ा और कहा था कि दिन ढलने से पहले मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा।
पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है कि बिना पूछे तुम लोगों ने ये क्यों किया। अब थॉमस गायब हो चुका है, यानी उसे बचाने जरूर जाना पड़ेगा। पॉल तो अब अपने कुत्ते के साथ आता है और कई हथियार जमा कर लेता है। उसने जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम कमरे के अंदर जाओ और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। और अब पॉल सीधा निकल पड़ा फॉरेस्ट वाले रास्ते की तरफ। अब चारों तरफ एकदम से रात हो चुकी होती है। बेचारा थॉमस जो गुफा में गिरा हुआ था उसे होश आता है। वो जब वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने तुरंत ही एक लाइटर जलाया और अपने आसपास देखने लगा, पर अचानक उसे एक दरार के अंदर किसी का हाथ दिखाई देता है। यह हाथ उन क्रिएचर्स का था जो दिन के समय इन्हीं तरीके की गुफाओं में छुपे रहते। क्रिएचर को जैसे ही थॉमस के प्रेजेंस का एहसास होता है तो वो उसके ऊपर झपट्टा मारने लगा। अब बेचारा थॉमस बचने के लिए एक नाइफ निकालता है और उसके हाथ पर ही मार देता है। ये चीज करने पर वहां जितने भी क्रिएचर्स थे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यानी अब थॉमस बचने नहीं वाला और वो सब उस पर हमला करके खत्म ही कर देंगे। कई हेल वाले क्रिएचर्स आगे पीछे भी आ चुके थे थॉमस के, पर सबसे अच्छी बात होती है कि उस जगह पर अब उसका फादर यानी पॉल पहुंच चुका था। पॉल तुरंत ही अपने बेटे से दूर करता है उन क्रिएचर्स को। वो भी अब सीधा नीचे की तरफ आ चुका था उसे बचाने के लिए। पॉल के पास इक्विपमेंट्स थे, इसीलिए वो उन्हें दूर करने में कामयाब भी हो जाता है, पर अभी भी वो गुफा में ही था और वहां से वो कोने की तरफ चले गए। पॉल तो थॉमस को वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि इस तरीके से रात के समय फॉरेस्ट में घूमना बहुत ही खतरनाक हो सकता था, तो ऑब्वियसली उन्हें सुबह होने का वेट करना होगा। थॉमस के चेहरे पर शर्मिंदगी अपने आप ही झलक रही थी। पॉल और थॉमस तो अब ट्राई कर रहे होते हैं कि वहां से कोई निकलने का रास्ता मिल जाए। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक सुरंग मिलती भी है। अब पॉल सोच रहा था कि वो उस जगह से दूसरी तरफ चले जाएं, एक गड्ढा खोदकर। इस तरीके से वो क्रिएचर से भी बचे रहेंगे और सुबह होने तक उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। सबसे अच्छा काम पॉल ने किया कि वो एक मशाल जला लेता है ताकि कोई क्रिएचर उनके पास ना आए। लेकिन उसे ध्यान देना चाहिए कि सुबह के समय ये क्रिएचर एकदम अंधकार वाली जगह ढूंढते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि कोई क्रिएचर इस जमीन के अंदर भी हो। वहाँ जितने भी क्रिएचर थे अब बाहर निकलने लगे और पूरी जमीन को अंदर धसाने लगते हैं। पॉल का कुत्ता लगातार बार्क करके उन्हें सिग्नल दे रहा था। इस समय पॉल और थॉमस बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं। एक गलती और क्रिएचर के हाथों वो मारे जाएंगे। पर पॉल को पता था कि थॉमस उसका बेटा है, उसकी प्रोटेक्शन करना उसका फर्ज है, तो इसीलिए जमीन से निकल रहे क्रिएचर के हाथ को वो बहुत तेजी से मारने लगा और ट्राई करता है कि मशाल की मदद से उसे जला दिया जाए। पॉल को एक ओपनिंग भी दिखाई दी थी जो शायद दूसरी तरफ खुलता है, इसीलिए वो लगातार उसे खोदते हुए थॉमस को दूसरी तरफ भेजने लगा। लेकिन पॉल कई सारे क्रिएचर्स के बीच घिर चुका था। तुरंत ही पॉल अपने बैकपैक में से कुछ तो निकालता है जो एकदम फ्लेमेबल थी, और उन्हीं चीजों के रिएक्शन की वजह से वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन पॉल भी उस जगह पर रहकर बहुत घायल हो गया था। थॉमस किसी भी तरीके से अपने घायल फादर पॉल को दूसरी तरफ से निकालता है। धमाके से सुरंग भी एकदम से बंद हो चुकी थी, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो क्रिएचर्स वहां जमीन में थे वो अब मर चुके होंगे। पर बेचारे पॉल की हालत अब इस समय बहुत खराब होती है। उसे अच्छी खासी मेडिकेशंस की जरूरत होगी, नहीं तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी तरफ हमें जोसेफ दिखाया गया जो अपने घर पर बैठा हुआ था और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। वो एकदम दरवाजे के सामने होता है ताकि कोई क्रिएचर अंदर घुस ना पाए, पर वो बहुत ज्यादा थकने की वजह से वहीं पर सो गया था। चौंकाने वाली बात ये हुई कि दरवाजे के एक छोटे से छेद से वो क्रिएचर अंदर हाथ डालता है और सबसे पहले ये चेक करता है कि जोसेफ सोया है कि नहीं। उसने अपनी नेल्स कितनी बड़ी कर ली थी, पर कोई रिएक्शन ना आने की वजह से क्रिएचर समझ गया कि जोसेफ सो चुका है। अब वो अंदर जाकर चाहे कुछ भी करे। क्रिएचर तुरंत ही दरवाजा खोलता है और जोसेफ के पास चला जाता है, लेकिन जोसेफ अगले मोमेंट में एकदम उठ खड़ा हुआ और एक रस्सी को उसने खींच दिया। इससे होता यह है कि ऊपर की तरफ से एक केज बाहर निकलता है जो उस क्रिएचर के ऊपर गिर गया। यानी शुरुआत से ही ये जोसेफ का प्लान था, उसे इस क्रिएचर को पकड़ना था और अपने घर को प्रोटेक्ट करना था। क्रिएचर बहुत ज्यादा कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन केज बहुत सख्त था, वहां से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं। धीरे धीरे पूरी रात खत्म हो जाती है और जोसेफ तुरंत ही बग्गी लेकर निकल पड़ा अपने फादर और थॉमस को ढूंढने के लिए। बेचारा पॉल बहुत घायल हो चुका था और थॉमस उसे कैरी कर रहा होता है। तभी थॉमस का कुत्ता सीधा पहुंचा जोसेफ के पास जो बग्गी लेकर वहां पहुंच चुका था। उसे फॉलो करते हुए फादर और थॉमस मिल गए थे। जोसेफ और थॉमस अपने फादर की मदद करते हैं और उसे बग्गी पर बिठाकर घर लेकर आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं रहा था कि इस सिचुएशन में फादर को ठीक कैसे किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी प्रॉब्लम जोसेफ और थॉमस की वजह से ही हुई है। ये सब नहीं होता अगर थॉमस फार्म जाने की जिद ना करता। पर अब जितनी भी मेडिसिन उनके पास है उससे
पॉल को ठीक करना ही होगा। अब थॉमस नोटिस करता है उस पिंजड़े के ऊपर जो थोड़ा हिल रहा था। जैसे उसने पर्दा हटाया तो पता चला कि उसके अंदर तो क्रिएचर है और जोसेफ तुरंत ही उसे बंद करता है क्योंकि ये क्रिएचर सूर्य की रोशनी से जलने लग जाते। जोसेफ सब कुछ बताता है कि कैसे कल रात 2 क्रिएचर उसके घर के आसपास घूम रहे थे, लेकिन दूसरा वाला वापस आ सकता है। पॉल की मेडिकेशन चालू हो चुकी थी, जितनी भी रिसोर्सेस उनके पास थे वो उससे पॉल के मेडिकेशन चालू कर देते हैं। थॉमस ने भी जोसेफ को समझाया कि वो एक गड्ढे के अंदर गिर चुका था जहां कई सारे क्रिएचर्स उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके फादर पॉल आकर उन सभी से लड़ने लगे। यहाँ तक कि हमारे फादर ने वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट भी किया था जिससे शायद जो भी क्रिएचर्स थे वो मारे गए। थॉमस तो खुश हो रहा था, लेकिन जोसेफ को इसमें गड़बड़ी लगती है। वो कहने लगा कि मेरा अंदाजा है कि वो क्रिएचर्स अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उनके अंदर कहीं न कहीं इंसानों जैसी प्रॉपर्टीज है, यानी कि गुस्सा होना या फिर सबसे पहले अपने शिकार को समझना। इसका मतलब साफ था कि आने वाली रातें और भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक होने वाली हैं। उन्हें हर एक खतरे के लिए प्रिपेयर रहना ही होगा। पर यहाँ थॉमस जोसेफ की बातें सुनकर एकदम परेशान हो गया था। वो तो उसकी बातों को बकवास समझ रहा था और अब थॉमस सीधा चला गया गुस्से में उस पिंजड़े के पास ताकि वो क्रिएचर को आजाद करके देखे। पर यहाँ जोसेफ उसे रोकता है क्योंकि वो इस क्रिएचर के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। उसे जानना है कि इनकी बनावट क्या है और एक्चुअल में ये सब आए कहां से है। थॉमस ने अब जबरदस्ती उस पिंजड़े को ओपन कर दिया था। वो क्रिएचर जो अंदर छुपा हुआ होता है वो तुरंत ही भागते हुए बेड के नीचे चला गया। चारों तरफ रोशनी थी तो यानी उसे डर लग रहा होता है। थॉमस का कुत्ता भी सीधा भौंकते हुए वहां पर पहुंच गया और उस पर झपट्टा मारता है। अब जोसेफ ने ये नोटिस किया कि वो क्रिएचर पहले एकदम डरा हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक वो एग्रेसिव हो गया और सीधा हमला करने बढ़ पड़ा जोसेफ के ऊपर। जोसेफ उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो एक लकड़ी से सिर्फ उसे दूर रख रहा होता है। पर थॉमस था बहुत ही अलग मिजाज का। उसने तुरंत ही एक एक्स उठाया और सीधा उस क्रिएचर के गले पर हमला कर दिया। क्रिएचर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, पर जोसेफ काफी उदास हो गया क्योंकि उसे तो रिसर्च करनी थी। अब शायद वो उस तरीके से रिसर्च कर नहीं पाएगा। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण जोसेफ ने सारे मरे हुए क्रिएचर के बॉडी पार्ट्स को उठा लिया और उसे कट्स लगाने लगा। उसे ये एक्चुअल में ये पता करना था कि ये क्रिएचर्स इंसानों जैसे हैं या फिर जंगली जानवरों जैसे। इनका बिहेवियर जंगली जानवरों से बिल्कुल नहीं मिलता था, पर अफसोस जोसेफ से ज्यादा उसका कुत्ता मजे ले रहा होता है ये सारे फ्लैश खा के। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जोसेफ को कुछ हाथ नहीं लगा था। और वहाँ दूसरी तरफ उनके फादर पॉल बहुत ही बुरी अवस्था में थे, उनका इलाज भी करना बहुत जरूरी था। तो थॉमस अब जोसेफ के पास आता है और उसे एक आइडिया देता है। उसने कहा कि हम अपने फादर को रोज के फैमिली के पास लेकर जाएंगे क्योंकि उस जगह पर कई सारे मेडिसिन और रिसोर्सेस मौजूद हैं। वहाँ हमारे फादर आराम से ठीक हो सकते थे। बट जोसेफ ने थॉमस को समझाते हुए कहा कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे कि नहीं, ये चीजें जरा सोच कर चलना चाहिए। थॉमस को इस पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसने जोसेफ को मनवा लिया। वो किसी भी तरीके से अपने फादर पॉल को बगी के ऊपर बिठाते हैं और सीधा फार्म की तरफ आने लगते हैं। उस पूरे फार्म में जितने लोग रहते थे, जब उन्होंने देखा कि ये तीनों अंदर आने की ट्राई कर रहे हैं तो वो फार्म का रास्ता एकदम से बंद कर देते हैं। रोज के पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि हमारे पास पहले से ही रिसोर्सेस कम है और एक्स्ट्रा 3 लोगों का वो रिसोर्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी वो उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे। पर रोज के फादर ने यहाँ कहा कि थॉमस अगर आना चाहे तो अकेला आ सकता है, उसे यहाँ पर सभी रिसोर्सेस और सारी फैसिलिटीज मिलेंगी क्योंकि वो पहले भी फार्म में आकर मदद किया करता था। अब यहाँ थॉमस के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो रोज के साथ चले जाए या फिर अपने भाई और फादर के साथ उसी खतरनाक जगह पर। जोसेफ समझ चुका था और उसे इस बात का पहले से अंदाजा होता है। वो तुरंत ही अपनी बगी के पास जाने लगा और अपने फादर का ख्याल वो अकेला ही रख लेगा। थॉमस जब जोसेफ को समझाने का ट्राई करता है तो जोसेफ उस पर चिल्लाने लगा क्योंकि ऑब्वियसली ये सब थॉमस की वजह से हुआ है। न थॉमस रोज से मिलने जाता और न ही उनके फादर की ये हालत होती। दोनों में फिर से काफी ज्यादा बहस होने लगती है। जोसेफ और थॉमस तो बातों ही बातों में लड़ाई भी करने लगे थे, पर थोड़ी देर बाद थॉमस को समझता है कि वो गलत कर रहा है। जोसेफ गुस्से में उठा और सीधा अपने फादर को बग्गी पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। थॉमस बेचारा एकदम कंफ्यूज था, उसे कुछ नहीं समझता कि इसमें वो क्या करे। फिलहाल वो फार्म के अंदर चला गया रोज की फैमिली के साथ रहने के लिए। वहाँ उसे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे और एक सेफ लाइफ होगी। इससे और अच्छा थॉमस को क्या चाहिए। पर जोसेफ अपने घायल फादर पॉल को लेकर वापस अपने उसी घर में आ गया। यहाँ से दोनों भाई अलग हो चुके थे, लेकिन इसके आगे तो सबसे बड़ा खतरा आना अभी बाकी है। जोसेफ जब यहाँ अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई दिखाई दी। वो समझ गया था कि इस जगह पर जरूर क्रिएचर्स आए थे और उन्हें अपना बदला चाहिए। जोसेफ ने तो थॉमस को इस बारे में बताया भी था जो सच हो रहा होता है। इसीलिए अब जोसेफ ने भी डिसाइड किया कि अगर हमला होने ही वाला है तो वो अपनी पूरी तैयारी करके रखे। वो तुरंत ही घर में घुसता है और हमला करने वाली सारी सामान की चीजों को इकट्ठा कर देता है।
दरवाजे, खिड़कियां और हर एक चीजें उसने बंद कर दी थी ताकि उन क्रिएचर्स को अंदर घुसने का मौका ना मिले। जोसेफ ने सबसे पहले अपने फादर को एक सेफ जगह पर रख दिया ताकि उन पर हमला ना हो। लेकिन जैसे ही वो हॉल वाले एरिया में जाता है तभी वो एक गड्ढे के अंदर गिर गया था। उसके ऊपर चादर रखी गई थी जिससे कि पता ना चले। लेकिन जब जोसेफ ने बड़ी बारीकी से देखा तो वो समझ गया कि इस गड्ढे को क्रिएचर्स ने ही बनाया था, यानी वो इस गड्ढे से घर के अंदर घुसना चाहते थे रात के समय। जोसेफ चौकन्ना हो गया और साथ ही साथ वो शॉक भी था, क्योंकि इन क्रिएचर्स का दिमाग और शिकार करने की एबिलिटी तो इंसानों जैसी है। फिलहाल तो जोसेफ प्रे करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था कि उनकी जान बची रहे। हमें अब थॉमस दिखाया गया जो कि रोज के घर में मौजूद होता है और किचन की तलाशी ले रहा था। उसे कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए थी। रोज तुरंत ही उस जगह पर आती है और थॉमस से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। थॉमस ने बताया कि वो कोई चोर नहीं है, सिर्फ अपने फादर को बचाने के लिए वो मेडिसिन ढूंढ रहा है। भले ही उसका भाई और वो अलग हो चुके हैं, लेकिन अपने फादर को वो कभी नहीं छोड़ सकता था। रोज थॉमस की बातें ये समझ जाती है और वो तुरंत ही मेडिसिन निकालकर उसे दे देती है। थॉमस बहुत ही इमोशनल हो गया। वो रोज को गले लगा लेता है और मेडिसिन लेकर निकलने लगता है। उसने प्रॉमिस किया कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो वापस जरूर लौटेगा, पर हो सकता है कि वो लौटे भी ना। अब थॉमस और रोज की सारी बातें वहाँ के एक आदमी ने सुन ली थी। जैसे ही थॉमस वहाँ से मेडिसिन लेकर जाता तो वो उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुमने चोरी की है, तुमने बिना बताए ये चीज ली है, तो तुम्हें जल्द से जल्द मरना होगा। पर थॉमस उन्हें बताता है कि ये रोज ने मुझे दिया है और ये मेडिसिन मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने घायल फादर के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऑब्वियस बात थी कि वो सारे गांव वाले एक साथ हो चुके थे, तो थॉमस की उसमें कुछ चलने नहीं वाली। इसीलिए अब वो थॉमस को एक गुनहगार मानते हुए एक हाइडिंग एरिया में लेकर आ जाते हैं और उसे पूरी तरीके से बांधने लगते हैं। शायद देखकर लग रहा था कि वो क्रिएचर के सामने थॉमस को रखेंगे ताकि क्रिएचर उसे मार दे। सभी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्हें अपना फ्रस्ट्रेशन थॉमस पर उतारना था। थॉमस बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता और वो यहाँ से बचे भी कैसे। तभी अचानक एक आदमी जमीन के अंदर खींचा चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि क्रिएचर्स का ही काम होता है जो कि अब रात के समय आ चुके हैं। एक आदमी जब गड्ढे की तरफ देखता है तो क्रिएचर ने उसे भी पकड़कर खींच लिया। चारों तरफ अब अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचा रहे थे लेकिन बेचारा थॉमस फंसा हुआ था। अब इतनी आवाजें सुनने के बाद रोज के मॉम एंड डैड भी उठ जाते हैं। रोज के डैड तो एक कैंडल लेकर जब दूसरी तरफ जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ पर भी एक क्रिएचर आकर उन पर हमला करने लगा। कैंडल नीचे गिर गई और उससे आग लगने लगी। बेचारी रोज की मॉम पर भी उसने हमला कर दिया जिससे कि वो दोनों किसी भी तरीके से बच रहे होते हैं। क्रिएचर के नुकीले नाखून थे जिससे कि वो दोनों को घायल कर देता है। रोज बेचारी अपने कमरे में डरकर सोई हुई थी। अब रोज की मदर जैसे ही अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी तरफ जाती है तब तक सीढ़ियों पर से कई और क्रिएचर्स आ गए। उन्होंने सबसे पहले उसकी मदर को मार दिया। बाद में रोज के फादर भी उनसे बच नहीं पाते। बेचारी रोज जब डरते हुए बाहर आती है तो उसे चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ गई तो पता चला कि क्रिएचर्स ने उसके मॉम एंड डैड को मार दिया है। इनफैक्ट वो उसे पूरा अपने बॉडी में डालकर खा लेते हैं। रोज अब डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भागने लगी। यहाँ थॉमस को पकड़ कर रखा गया था। उस जगह पर सभी लोगों को क्रिएचर ने मार दिया होता है। थॉमस के हाथ बंधे हुए थे, यानी उसकी भी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। इनफैक्ट अभी क्रिएचर तो थॉमस के तुरंत ही पास आ चुका था। इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत हो रही थी थॉमस के सामने कि वो देख भी नहीं सकता। पर जैसे ही ये क्रिएचर थॉमस पर हमला करने गया तभी पीछे से रोज आ जाती है। उसने तुरंत ही एक गन की मदद से क्रिएचर को शूट कर दिया। थॉमस जल्द से जल्द मेडिसिन लेता है और रोज के साथ बाहर निकल जाता है। बुरी बात थी कि रोज के पेरेंट्स मारे गए और उसका पूरा घर जल चुका होता है। थॉमस ने तो अब रोज से कहा कि हमें अपने घर पर जाना चाहिए ताकि वो जोसेफ और अपने फादर की प्रोटेक्शन करे। अब जोसेफ यहाँ प्लान बना ही रहा था और उसने सारे गड्ढों को भर दिया होता है। ये इसीलिए ताकि क्रिएचर्स इसमें से बाहर ना आ जाएं। जोसेफ के फादर की भी कंडीशन बहुत बेकार होती जा रही थी और उन्हें मेडिसिन की जरूरत होती है। अब थोड़े समय में जोसेफ ने देखा कि दरवाजे पर कोई दस्तक कर रहा है। वो तुरंत ही हथियार लेकर खड़ा हो गया, पर बाद में पता चला कि ये तो थॉमस है। दरवाजा खोलकर थॉमस और रोज अंदर आ जाते हैं। अपने भाई को देखकर एटलीस्ट जोसेफ भी खुश हो रहा था। रोज ने बताया कि हमारा पूरा गांव खत्म हो चुका है, हमें अब किसी भी तरीके से उन क्रिएचर से लड़ने के लिए प्लान बनाना होगा। पर इससे पहले वो अपने फादर के पास चले गए। पॉल जो बहुत ज्यादा घायल होता है उसे मेडिसिन दी गई थी जो थॉमस लाया था। थोड़ा उसे अच्छा लगने लगा और पॉल यही निर्देश देता है कि तुम सभी को अपनी प्रोटेक्शन एंड तक करनी होगी, चाहे कुछ भी हो, उन क्रिएचर से हार मत मानना। तो इसीलिए अब पॉल को एक सेफ जगह पर रखकर तीनों निकल पड़ते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के। सबसे पहले उन्होंने फ्यूल और फ्लेमेबल गैसेस को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। इससे आग लगाई जा सकती थी और ऑब्वियसली रोशनी से तो वो क्रिएचर्स डरते ही हैं। उनका यही छोटा सा प्लान था कि जब भी क्रिएचर्स यहाँ पर आए तो वो आग जलाकर उन्हें मार दें। रोशनी उन्होंने हर
जगह पर क्रिएट करके रख दी थी। अब सिर्फ वेट था उन क्रिएचर्स के आने का, जो कि वो आ भी गए होते हैं। उन्होंने गड्ढे में मौजूद सारे फर्नीचर के सामान को हिलाना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम की बात ये भी हो जाती है कि पॉल जिस घर में सोया हुआ था उसकी चिमनी से भी क्रिएचर आ गया होता है, यानी अब चारों तरफ से उन क्रिएचर्स का हमला हो चुका था। बड़ा सा क्रिएचर जब घर में घुसा तो थॉमस पीछे से उस पर हमला करता है, बट उसे कुछ हो नहीं रहा था। वो तो रोज को भी पकड़कर मारने का ट्राई करने लगा। जोसेफ और थॉमस के पास जो भी वेपन थे वो उस पर हमला करके खत्म करने लगे। रोज भी किसी भी तरीके से अपनी गन को लेती है और उन पर शूट करती है, पर इन सारे क्रिएचर्स की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। इस तरीके से उनमें से कोई बचेगा ही नहीं। थोड़ी देर में पता चला कि पॉल एकदम खून से लथपथ हुआ अपने कमरे से बाहर निकल रहा है, यानी उसने वो क्रिएचर को मार दिया है, बट उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब तो पॉल सीधा गन लेकर उन क्रिएचर्स के पास गया जो अब लगातार पॉल की तरफ बढ़ते हैं। पॉल उन्हें किसी भी तरीके से शूट करता जाता है, पर उसे भी समझ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है। इन क्रिएचर्स की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। इस मोमेंट पर पॉल ने अपने बच्चों को कहा कि तुम सब जाकर उस फ्रीजर में छुप जाओ, क्योंकि अब उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है इन क्रिएचर्स को ब्लास्ट करने के सिवा। अब थॉमस, जोसेफ और रोज तुरंत ही फ्रीजर में जाकर छुप जाते हैं। पॉल की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी होती हैं और क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए अब पॉल ने वहां पर आग लगा दी, जिससे कि जितने भी फ्यूल्स और फ्लेमेबल गैसेस थी उनसे मिलकर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर सारे क्रिएचर्स जलने लगे थे। पूरा घर उनका डिस्ट्रॉय हो चुका था और शायद पॉल भी नहीं रहा। कई देर तक ये धमाका चलता ही रहता है। अब अचानक वो तीनों फ्रीजर में से बाहर निकलते हैं। थॉमस और जोसेफ तो तुरंत ही अपने फादर को ढूंढने लगे, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि वो उन्हें नहीं मिलेंगे। अचानक अब उस मलबे में से एक क्रिएचर का हाथ बाहर आता है जो अभी भी जल ही रहा था, यानी अभी तक वो क्रिएचर मरे नहीं है। तीनों अपनी जान बचाकर उस बग्गी में बैठ जाते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं। अब उन क्रिएचर्स में एक अलग ही फॉर्मेशन दिखाया गया। वो गुस्सा होने के साथ साथ ये भी जानते थे कि एक साथ होकर लड़ने में ही सबसे भलाई है। जलने के बावजूद भी वो क्रिएचर्स एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं और गोल गोल घूमकर उनका पीछा करने लगते हैं। इससे उनकी स्पीड भी तेज हो जाती है और वो कोलैबोरेटिव एफर्ट डालकर अपने शिकार को पकड़ते हैं। रोज अपनी गन की मदद से लगातार शूट करते रहती है। थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर्स उनके काफी पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रोज ने पूरी गन को ही फेंक दिया, जिससे कि वहां ब्लास्ट हो जाता है। क्रिएचर्स का वो सर्कुलर फॉर्मेशन टूट चुका था। सब के सब जलकर मारे जाते हैं, लेकिन जोसेफ ने अपनी बग्गी को रोका नहीं, वो लगातार चलते ही रहे। कई दूर तक जाने के बाद जब उन्हें लगा कि क्रिएचर उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। पहली बार तीनों ने खुला आसमान देखा था जहां कई सारे तारे मौजूद होते हैं, क्योंकि रात होने पर सभी अपने घर में चले जाते थे। सुबह होने पर वो सब अपने घर के पास आते हैं जहां कुछ भी नहीं बचा था। कैसे भी करके उन्होंने अपने फादर का फ्यूनरल किया और एक अच्छी लाइफ गुजारने की कामना करते हैं। होप सो अब वो क्रिएचर्स उनके पीछे नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो कैसे बचेंगे ये बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो तीनों साथ में रहेंगे। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।